Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 11 मार्च 2026 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आपके हर एक सोर्सेज को कवर किया जाता है। हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको इस वाले लेक्चर में मिल जाएगा एक पर्टिकुलर डे का, और डेली बेसिस पे ये सेशन आपको मिल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे। तो आप इन सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इन सेशन में सबसे हेल्पफुल चीज़ है लास्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, देन उसके बाद में लास्ट में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और डायरेक्टली वहाँ से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप लोग पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनोगे तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और तभी आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को याद रखना सीखोगे। लेक्चर में आप ऐसा नहीं है पढ़ पढ़ा कर निकल गए, आप लेक्चर में कुछ सीख कर जाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। पता है कि हाँ इस तरीके से प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं रेडी हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो याद रखिएगा वीडियो के लास्ट में टेस्ट होगा तो अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ें पढ़ो। आर्टिकल नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है जो रिसेंटली भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखो भारत नेट प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट प्रोजेक्ट है। मेन पर्पज़ है जितने भी गाँव वाले क्षेत्र हैं हमारे देश के अंदर में, जो भी ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायत में एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी देना, यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवाना, ये मेन पर्पज़ है भारत नेट प्रोजेक्ट का। तो पूछ ले ये क्या है, तो एक लार्जेस्ट रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जो वर्ड है ना रूरल, ये इसी प्रोजेक्ट को डिफरेंट कर देता है। हम बात कर रहे हैं गांव वाले क्षेत्रों की, तो वहाँ पर एक टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सेक्शन को पूरी तरह से एक्सपैंड कर दिया है। 5G सर्विसेज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ दोस्तों आज लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत के अंदर में पहुँच चुका है इसी भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है बताता चलूंगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो याद रखिएगा कि भाई ये एक लार्जेस्ट रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इन द वर्ल्ड। मेन पर्पस है एक प्रॉपर स्मूथ इंटरनेट देना हर एक प्रकार के, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सब की सुविधाएं इन गांव वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, इसमें हमारे मोबाइल ऑपरेटर्स और ये जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वाईफाई कनेक्शंस हैं, केबल टीवी ऑपरेटर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे गाँव वाले क्षेत्रों तक पहुँचाना। क्योंकि ये प्रोवाइडर्स जब पहुंचेंगे रूरल एरियाज़ में तो इससे ई हेल्थ इंडस्ट्री, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज़ प्रमोट होती हुई नजर आएंगी, या दूसरे और प्रकार के जो डिजिटल सर्विसेज हैं हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर में, वो भी ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो ये है भारत नेट का मेन पर्पस। अब भारत नेट के अलग अलग 3 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 अलग अलग चरणों में इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। जैसे शुरुआत में फेस 1 के अंदर में भारत नेट में टारगेट था 1 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना। कितना? 1 लाख ग्राम पंचायत को आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो वाईफाई की केबल्स होती हैं इनके साथ में जोड़ना, और इसको 2017 में कंप्लीट किया गया। फिर उसके बाद फेस नंबर 2 शुरू हुआ जहां पर एडिशनल, यानी इस 1 लाख के बाद में फिर से 1.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ने की बात की गई, जिसमें अगेन ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, ये सब कुछ देने की बात की गई। फिर ये भी कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद में फेस नंबर 3, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है फेस नंबर 2 और फेस नंबर 3, पहला वाला तो कंप्लीट हो गया है। फेस नंबर 2 और 3 जो है अभी ऑनगोइंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। फेस नंबर 3 की बात करेंगे तो इसका मेन फोकस है फ्यूचर प्रूफिंग द नेटवर्क के ऊपर में। इसमें 5G टेक्नोलॉजीज रूरल एरियाज में पहुंचाने की बात की गई है, हाई क्वालिटी का नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करवाने की बात की है रूरल एरियाज के अंदर में। तो ये 3 फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं भारत नेट के। अब क्वेश्चन ये है, इतना सारा कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत तक पहुंचाना आसान तो नहीं है, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। वो फंडिंग कौन करता है? तो याद रखने वाली बात है, भारत नेट प्रोजेक्ट को फंडिंग करा जाता है डिजिटल भारत निधि के थ्रू। एक प्रोग्राम है, मतलब एक बॉडी, DBN, याद रखिए। जो ये DBN बॉडी है इसने रिसेंटली यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस कर दिया है। इस फंड को रिप्लेस करके DBN बनाया गया है और ये DBN भारत नेट को फंड करता है, पैसा देता है, जिससे आज ये भारत नेट प्रोजेक्ट काम कर रहा है। दैट्स इट। तो यहाँ से क्या निचोड़ निकल कर आता है, क्या क्या याद रखना है? तो रिवीजन पॉइंटर में आपने तो सबसे पहले इसका मेन पर्पस क्या है वो याद रखना है।
दूसरा, इसमें फंडिंग किस तरीके से दी जा रही है, कौन देता है, डीबीएन, वो आपने याद रखना है। 3 फेसेस हैं, फेस नंबर 1 कंप्लीट है, फेस नंबर 2 और 3 अभी के समय पर ऑनगोइंग है, दैट्स इट। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों बात करता है वाइट फॉस्फोरस के बारे में। रिसेंटली ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट लगातार एक्सपैंड होता चले जा रहा है, तो यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस न्यूज़ में आ चुका है। क्यों न्यूज़ में आया है, पहले मैं आपको खबर पढ़ा देता हूं, क्योंकि ताकि आपको पता लगे कि हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको। रीज़न यह है कि जो ह्यूमन राइट वॉच है, इन्होंने हाल ही में इजराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम क्या, इजराइल को एक्यूज ठहराया है और ये बोला है कि इजराइल ने रिसेंटली लेबनान के अंदर में सदर्न वाले रीजन में वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है, जो कानूनी तौर पे नहीं किया जा सकता। तो इजराइल ने अनलॉफुली यानी कानून को तोड़कर, कानून का उल्लंघन करते हुए वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है, वो भी रेसिडेंशियल एरियाज में जहां पर लोग रहते हैं लेबनान में। तो इस वजह से दोस्तों यहां पर ये चर्चाओं में आ गया है वाइट फॉस्फोरस। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम वाइट फॉस्फोरस रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से चर्चाओं में था। इस वाइट फॉस्फोरस को हम लोग येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं। ये वाइट और येलोइश कलर का वैक्स जैसा सॉलिड सब्सटेंस होता है। वैक्स जैसा यहां पर ये दिखाई, जैसे मोम होती है ना, वैसा दिखाई देता है, और वाइट और येलो कलर का। इसका फ्लेवर कह रहा हूं, इसका स्मेल की बात करेंगे तो गार्लिक लाइक स्मेल है। जो लहसुन होता है ना, उसकी तरह इसके अंदर में से स्मेल आती है। इसकी प्रॉपर्टीज जानिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर यह है वाइट फॉस्फोरस की, कि जैसे ही आप इसको हवा के अंदर में दागेंगे, हवा में ले जाएंगे, है ना, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर है, तो ये एकदम से आग पकड़ता है और ये लगातार बर्न होता रहता है, जलता रहता है, जब तक इसमें जो ऑक्सीजन है वो समाप्त ना हो जाए। तो ऑक्सीजन की हेल्प से ये जलता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और आप समझ जाओ, यही वाइट फॉस्फोरस अगर बॉडी में चले जाए तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरा पड़ा है ना, तो जहां जहां ऑक्सीजन मिलेगा वहां वहां पे ये तुरंत आग पकड़ेगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये जलता रहता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके। तो ये इसलिए खतरनाक है। अब वाइट फॉस्फोरस के एप्लीकेशन क्या है, इसके मेन इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है, जरा मैं आपको ये थोड़ा सा समझाता हूं। इस वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल 2 तरीके से, एक तो हम आज के समय पर अपने इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आज आप देख पाओगे रणभूमि में, बैटल फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है, स्मोक स्क्रीन्स क्रिएट की जा रही हैं, वेपन्स इससे बनाए जाते हैं, ग्रेनेड में इस्तेमाल होता है ना, तो हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वाइट फॉस्फोरस। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आज यही वाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में, फॉस्फेट में, दूसरे और फॉस्फोरस कंपाउंड्स में इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि भाई फॉस्फेट वगैरह में इस्तेमाल होता है, और आपको पता है कि आज जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं वो फॉस्फेट की मदद से बनते हैं। फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर में, डिटर्जेंट्स के अंदर में। और रिसेंटली आपको पता होगा फॉस्फेट चर्चाओं में है, क्योंकि ईरान और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फॉस्फेट के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम देशों में फॉस्फेट पाया जाता है। इवन अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉस्फेट, यानी दुनिया का 70% फॉस्फेट केवल मोरक्को में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो रिसेंटली द हिंदू के आर्टिकल में छपा था, वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये चीज़ रिवाइज हो सके और आप इसको रट सकें अच्छे से। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस के 2 यूजेस हैं, मिलिट्री यूज भी हैं, साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल यूज भी हैं। क्वेश्चन यह है कि ये वाइट फॉस्फोरस एज अ बॉम्ब के तौर पे जब इस्तेमाल किया गया साउथ लेबनान के अंदर में, तो ये ह्यूमंस के ऊपर में किस तरीके से इंपैक्ट डालता है। क्या ये इंसान के लिए खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? देखो, हर प्रकार से अगर एक इंसान इस वाइट फॉस्फोरस के एक्सपोजर में आएगा, मान लो उसके खाल पे आता है तो खाल जलने लगेगी, आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अगर वाइट फॉस्फोरस से उठने वाला धुआं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फाइन होता है, ये बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो अंदर बॉडी के अंदर में जलन पैदा होगी। ये वाइट फॉस्फोरस अगर बॉडी में चले जाए तो बॉडी के अंदर भी तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की जैसे कांटेक्ट में आएगा जलना शुरू होगा। तो समझ जाओ दोस्तों, यहां पर ये बॉडी के अंदर में हर एक ऑर्गन को जला सकता है, सीवर बर्न कर सकता है बॉडी के अंदर, इवन बोन्स के अंदर में हड्डियों को खोखला कर सकता है ये वाइट फॉस्फोरस, यानी दर्दनाक मौत देने के लिए जाना जाता है ये वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, रिसेंटली यूज़ किया गया है जिस वजह से चर्चाओं में। अब छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं एक पैराग्राफ के अंदर, छोटे से पैराग्राफ में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। क्योंकि लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट जो वैसे जैसे बढ़ता चले जा रहा है, अलग अलग प्रकार के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं कंट्रीज़ के माध्यम से, और अलग अलग हथियार न्यूज़ में भी आ रहे हैं। हमने ईरान की बहुत सारी मिसाइल पढ़ी हैं, 100 मार मिसाइल आपने पढ़ा, सेजल मिसाइल पढ़ा,
और प्रोबेबिलिटी है कि भाई इस साल बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में ईरान की मिसाइल्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाएं। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ रटाऊंगा, अच्छे से पढ़ा कर जाऊंगा। अभी भी मिसाइल्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे सर ये पीडीएफ शानदार सा दिख रहा है, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, ठीक है, कमेंट्स आते हैं कि सर पीडीएफ बहुत सुंदर लगता है। धन्यवाद आप लोगों का। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आप सर्च करोगे, वहाँ पर 76,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स को वहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं खैबर शेकन मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल भी अगेन ईरान की ही एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है। ईरान ने रिसेंटली इस मिसाइल को टेस्ट किया है और स्ट्राइक किया है तेल अवीव के ऊपर में। ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है तेल अवीव, वहाँ पर इसको स्ट्राइक किया है। कैपिटल नहीं है, ठीक है, कैपिटल ईरान की जेरूसलम है। तेल अवीव एक इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं फाइनेंशियल सिटी वगैरह, बहुत सारे काम तेल अवीव में होते हैं। तो अभी के समय पर न्यूज़ क्या आ रही है? न्यूज़ यह है कि ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसको बोला गया, इन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है कि इन्होंने खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया है। इजराइल की एयरफोर्स कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया है इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके, जिस वजह से चर्चाओं में। कुछ नहीं याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है। 2-3 पॉइंट बताऊंगा हर एक आर्टिकल में, निचोड़ यही निकलता है। 2 से 3 पॉइंट बता देता हूं कि भाई इतना याद रखिए। शॉर्ट नोट बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि हर एक टॉपिक के 3 पॉइंट्स मेरे पास में रेडी हैं। रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी हो पाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना ही रखना है, रट लेना है, वो क्या है? खैबर शेकन मिसाइल। ये ईरान की एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसी होती हैं? जो इस तरीके से चलती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, वापस से वातावरण में एंटर करती हैं, ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। तो ये खैबर शेकन मिसाइल है। इसको ब्रेकर ऑफ द खैबर कहा जाता है। कई बार बोला जाता है कि जो अरब हिस्ट्री में एक युद्ध हुआ, एक बैटल है, बैटल ऑफ खैबर, वहां से इंस्पायर होकर इसका मिसाइल का नाम रखा गया है। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यह है कि भाई ईरान से बिलोंग करता है। दूसरी काम की बात जो रट लेनी है, दिमाग में याद रखनी है कि ईरान के पास में मिसाइल्स की अलग अलग फैमिलीज हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने ब्लू स्पैरो मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया था। ब्लू स्पैरो मिसाइल में भी अलग अलग, सिल्वर स्पैरो पड़ा था, ब्लू स्पैरो पड़ा था, ये सब मिसाइल का एक फैमिली है। वैसे ही आप शेकन मिसाइल में देखोगे तो शेकन मिसाइल जो है ना, एक परिवार से बिलोंग करता है ये। और उस मिसाइल का जो एग्जैक्ट नाम है वो क्या है? खुर्रम शहर मिसाइल। तो ये खुर्रम शहर मिसाइल का पूरा परिवार है। इसमें चौथी जनरेशन का जो मिसाइल आपको देखने को मिलेगा ये है खैबर शेकन मिसाइल, ठीक है। रेंज इसकी लगभग 1450 किलोमीटर यानी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है। इसमें खास बात यह है कि मिसाइल का साइज़ थोड़ा छोटा है। कारण क्या है? क्योंकि मिसाइल के फ्यूल टैंक के अंदर ही इसका इंजन लगाया गया है। उस इंजन को नाम दिया गया है एरोंद। तो फ्यूल टैंक के अंदर इंजन है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ है, इसलिए यहाँ पर यह मिसाइल का साइज़ छोटा है। कुछ इस प्रकार से आपको यह मिसाइल देखने को मिल जाएगा, खैबर शेकन मिसाइल। ये सारा डिटेल्स हैं, साइज़, वेट, उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली इसका जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 1450 किलोमीटर, ऐसे याद रखिए, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है इसकी, ठीक है। बाकी बस इतना ही याद रखना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। एरोंद फ्यूल इसमें एरोंद इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो इंजन है इसको टैंक के अंदर ही बनाया गया है ताकि मिसाइल का साइज़ ज़्यादा ना बढ़े, मिसाइल को डिटेक्ट करने में लोगों को तकलीफ होने लगे, ये ईरान बहुत बेहतर तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सके, ये मेन पर्पज़ था, ठीक है। आगे सुनिए दोस्तों, अब ये आर्टिकल यहाँ पर इस मिसाइल के बारे में बात करता है। उसके बाद एक छोटा सा फोटो ये भी है, पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फोटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन अगर पास में है, अपकमिंग एग्जामिनेशन है जो लगभग 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से प्रश्न बने। ये ईरान की मेजर मिसाइल्स हैं दोस्तों। इसमें एक मिसाइल मिसिंग है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा, जिसका नाम है सोमर मिसाइल। सोमर मिसाइल जो रेंज है ना इसकी, सबसे ज़्यादा रेंज इसी की है, 3000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप सोमर के बाद देखोगे तो 2000 किलोमीटर में सेजल है, खुरामशर 4, उसके अलावा खेबन शेकन जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फतह 2 रिसेंटली चर्चाओं में था, शाहाब 3 आपको देखने को मिलेगी, एमाद देखने को मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जो ईरान की देखने को मिलती हैं। मिड रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज तक की मिसाइल्स ये नज़र आती हैं, ठीक है। अब जो भी बातें बताइए उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स कि ये खैबर शेकन मिसाइल क्या है, किसने डेवलप किया है, इसका मीनिंग क्या है, नथिंग इंपॉर्टेंट, बस खाली किस कंट्री से बिलोंग करता है एंड ये खुरामसर मिसाइल फैमिली को बिलोंग करता है एंड द रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज 14,050 किलोमीटर्स, ठीक। आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो
इतना ही पढ़ना है। अब न्यूज़ में ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़ लेकर बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। अब इस आर्टिकल में हम विस्तार से आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी लोग सेशन में अवेलेबल हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे आपके सामने ये वीडियो मिल जाए। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग अपना द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो करंट अफेयर्स तो आप समझ लो, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसी चैनल पर। हर एक चीज़, छोटे से लेकर बड़ी न्यूज़, सारी चीज़ों का एनालिसिस, 2 वीडियोस डेली अपलोड होते हैं। काम की इंफॉर्मेशन आपकी कुछ नहीं छूटेगी। ठीक है, तो मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दें अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है। अब न्यूज़ में रहने के पीछे का कारण क्या है, वाई इट इज़ इन न्यूज़। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में पैन इंडिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिसमेंटल करा है। पूरे भारत में दोस्तों ड्रग की तस्करी करने वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, अब ड्रग नेटवर्क ग्रुप है जिसका नाम है टीम कल की। मतलब इस टीम कल की नाम के अंदर में ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, अब होता यह है एनसीआरबी ने इस पूरे ग्रुप को डिसमेंटल कर दिया है, इस पूरे ग्रुप को यहां पर पकड़ा है, जिस वजह से यहां पर ये चर्चाओं में था। तो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ रेलिवेंट नहीं है। ज़्यादा कुछ अगर रेलिवेंट मिल जाता है तो वह है एनसीआरबी। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम की बॉडी है क्या? ऐसी बॉडीज़ यूपीएससी की या दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए फेवरेट होती हैं। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। एनसीआरबी की दोस्तों जब बात करेंगे तो एक नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। यानी देश के अंदर में जो भी ड्रग्स को लेकर ये सारे के सारे केसेस आते हैं, ड्रग्स बेसिक तौर पे ड्रग्स को हम दवाइयों के लिए भी डिफाइन करते हैं, मेडिसिन के लिए, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जैक्ट रियलिटी ड्रग्स की। तो ये जो ड्रग्स इंडिया में स्मगल भी होती हैं, ऐसे केसेस को, या बड़े बड़े नेटवर्क ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं भारत के अंदर में, उसको डिस्टॉर्ट करने का काम करता है एनसीआरबी। आपको याद रखना है कि एनसीआरबी कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर में ये बॉडी आती है। ये 3 से 4 फैक्ट हैं। तो पहली चीज़ भाई, ये एनसीआरबी किस चीज़ को लेकर काम करता है? ड्रग्स लॉ इन्फॉर्मेंट को काम करता है, यानी कि जो ड्रग्स से संबंधित कानून है उसको लागू करता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के अंदर में। तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नाम की बॉडी को बनाया गया है एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंडर में। एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंडर में, प्लीज़ इसको याद रखिए, काम की चीज़ है। जब मैं बात करता हूँ एनडीपीएस तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसके तहत यहाँ पर ये बॉडी बनी है। और इसका जो मेन हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आपको जो देखने को मिलेगा वो है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये बात हो जाती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 4 फैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर नोट करे। इसका मेन काम है सेंटर स्टेट के साथ मिलकर काम करना, इन ड्रग्स जितने भी ये नेटवर्क काम कर रहे हैं इनको पकड़ना, जो भी सामान इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करना, उसको सही जगह पर ठिकाने लगाना, या जो चीज़ आप कह सकते हैं डेटा होता है उस डेटा को सीज करना, ये सब मेन पर्पज़ होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। और यही एनसीआरबी नाम की बॉडी आज बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेट करके काम करती है, ताकि जो इंडिया में भी ड्रग्स के केसेस हैं वैसे ही हम इंटरनेशनल लेवल पर भी ड्रग्स के केसेस को बर्स्ट कर सकें। तो कौन कौन से इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिसके साथ में एनसीआरबी मिलकर काम करता है? इसमें पहली बॉडी है यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, सेकंड बॉडी है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल प्रोग्राम, तीसरा इंटरपोल, चौथा कस्टम्स कॉपरेशन काउंसिल एंड द फोर्थ वन इज रीजनल इंटेलिजेंस लाइसेंस ऑफिस। ठीक है, तो ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऊपर के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिवाइज करना हो रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। इतना ही याद रखना है क्या काम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नारकोटिक ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 एंड द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। तो रिसेंटली, अच्छा एनसीआरबी न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि हाँ एक पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क टीम कलकिल को डिसरप्ट किया है, डिसमेंटल किया है, जिस वजह से वो चर्चाओं में था। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई स्पीकर के, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके रिमूवल की बात हो रही है पिछले कुछ दिनों से, है ना। ओपोजिशन की साइड से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं स्पीकर के ऊपर में कि स्पीकर हमको बोलने नहीं देते, इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो स्पीकर को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर स्पीकर को हटाने के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट में एक मोशन पास होगा। पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा,
सपोर्ट मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही आप स्पीकर को हटा सकते हो। लेकिन लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाना इतना आसान बात नहीं है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में या इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में लोकसभा के स्पीकर को पद से कैसे हटाया जाता है वो जानेंगे, और दो चार बातें स्पीकर के बारे में भी समझेंगे। क्योंकि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, लोकसभा पढ़ते हैं, राज्यसभा पढ़ते हैं, लोकसभा हमारा लोअर हाउस, राज्यसभा हमारा अपर हाउस। लोकसभा की सारी प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं। जैसे आज के समय पर लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब। राज्यसभा में जो ये व्यक्ति होता है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को हेड कर रहा होता है, वो है यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन, उनको कहते हैं चेयरमैन। वो चेयरमैन कौन है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और वही चेयरमैन एक और पद संभालता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ, ज़रूरी है आप लोगों का ये बताना। लोकसभा के स्पीकर की जब बात आती है तो स्पीकर के साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा में एक और पद होता है डेप्यूटी स्पीकर का। लेकिन भारत में डेप्यूटी स्पीकर का पद 2019 के बाद से खाली पड़ा है, वैकेंट पड़ा है। डेप्यूटी स्पीकर को नहीं चुना गया है, क्योंकि स्पीकर जब मान लो लोकसभा में किसी कारणवश अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस स्पीकर के सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, लेकिन ये पोजीशन लंबे समय से खाली है। इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई आपने इस पोजीशन को क्यों नहीं भरा। तो फाइनली तौर पे आज डिमांड ये आ गई है कि इनको हटाया जाए, स्पीकर को इनके पद से ही हटा दिया जाए। ठीक है, स्पीकर को पद से हटाने से पहले एक छोटी सी बात ज़रूर से पहले ये समझो कि स्पीकर को इलेक्ट कैसे किया जाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स ही मिलकर अपने स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्शन की जो डेट होती है उसको अनाउंस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डेट बताते हैं, देन उसके बाद में ये सभी मेंबर्स मिलकर लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक डिटेल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंबर होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या है मैटर। तो लोकसभा पूरी तरह से तैयार है एक रेजोल्यूशन को लेकर कि भाई लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाया जाए। तो सबसे पहले संविधान की जब बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हमारा आता है आर्टिकल नंबर 94। संविधान का अनुच्छेद 94 जो है ये डील करता है वैकेशन ऑफ ऑफिस को लेकर, लोकसभा के स्पीकर के रेजिग्नेशन को लेकर। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर, उनको कैसे हटाया जाएगा, पद से रिमूव किया जाएगा, ये सारी बातें। क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे हम रिमूवल की डिस्कशन कर रहे हैं, तो रिमूवल जो है वो आर्टिकल 94 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 94 को और आगे गहराई से पढ़ोगे तो आर्टिकल 94 क्लॉज सी पर आएंगे। तो क्लॉज सी में ये बात लिखी है कि स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर है कैन बी रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन। तो हमें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, अगर वो रेजोल्यूशन मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ध्यान में रखना मेजोरिटी, फिर से बोल रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जिसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखें कि एग्जामिनेशन के लिए वो कौन सी मेजोरिटी है जिसके थ्रू हम स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को पार्लियामेंट से लोकसभा से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो यहां पर रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से, है ना। तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनकी मेजोरिटी होना जरूरी है, इफेक्टिव मेजोरिटी। उन्होंने मिलकर अप्रूवल दे दिया, देन लोकसभा के स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यह है कि इफेक्टिव मेजोरिटी समझे तो सही, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आखिरकार ये काम करता है, कैसे शुरू से लेकर अंत तक ये सारे काम होते हैं। तो इसके लिए पहला कदम उठाया जाता है दोस्तों नोटिस को लेकर। एक रिटन नोटिस सबमिट करना होता है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को, और ये नोटिस दोस्तों लगभग 50 मेंबर्स के थ्रू सपोर्ट करना होगा कि हाँ भाई हम भी राजी हैं लोकसभा के मेंबर को हटाया जाए। नोटिस पहले चला गया, और वो नोटिस मिनिमम 14 डेज पहले होना चाहिए। रेजोल्यूशन आप मान लो मूव करने वाले हैं हाउस के अंदर में, तो रेजोल्यूशन मूव करने से 14 दिन पहले ये नोटिस आपके लोकसभा हाउस में होना चाहिए। फिर उस पर डिस्कशंस होते हैं, कई बार स्पीकर के खिलाफ अब नोटिस आ चुका है, डिस्कशन हो रहा है स्पीकर को रिमूव करने के लिए, तो स्पीकर की जो पावर्स है वो अभी के समय पर हट जाती हैं। तो स्पीकर केवल और केवल डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो लोकसभा के स्पीकर की सारी पावर्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करने की बात हो रही है, उनको पद से हटाने की बात हो रही है। फिर मान लो इसी बीच में कोई मैटर है जिस पे डिबेट होनी है लोकसभा में, तो क्या स्पीकर वोट दे सकता है? उसके खिलाफ यहाँ पे कोई मैटर चल रहा है तो क्या डिबेट वोट दे सकता है? वो दे पाएगा, लेकिन वो जो वोट दे पाएगा वो फर्स्ट इंस्टांस वाला दे पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोकसभा का जो स्पीकर पद पर बैठा है वो पहले लोकसभा का मेंबर भी है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य भी है, तो वो वोट दे देगा। लेकिन लोकसभा का स्पीकर पे एक पावर होती है, आपको पता होगा। पावर ये होती है कि मान लो एक कोई भी मैटर, देश का मैटर पार्लियामेंट में आया, लोकसभा में आया, उस मैटर पे वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग करते हुए मान लो दोनों साइड से लोगों ने वोट दिया और वोट करते हुए यहाँ पर टाई हो गया, वोट करते हुए टाई हो गया, तो उस समय पर लोकसभा के स्पीकर के पास वो पावर होती है कि वो उस मामले को एक तरफा कर दें।
वोट देके या तो अपोजिशन साइड की तरफ मैटर को ले जाएं या जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसकी साइड में वो मैटर को ले जाएं। तो जिस जिस पावर को बोलते हैं कास्टिंग वोट। लेकिन ये लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है कि अगर टाई हो जाए तो वो एक तरफा मामला कर सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तब उनके पास ये वाली पावर नहीं होती है। तब केवल यहां पर वो लोकसभा के मेंबर की तरफ वोट करेंगे अपनी साइड से। तो ये कास्टिंग वाली पावर यहां पर इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी बातें बताई हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं रिवीजन पॉइंटर के जरिए। रिमूवल की बात कहां पर है? आर्टिकल 94। रिमूवल के क्लॉज आर्टिकल 94 क्लॉज नंबर 6। इफेक्टिव मेजोरिटी प्रोसीजर ये है। फिर ड्यूरिंग डिस्कशन के दौरान स्पीकर के पास में कौन सी पावर होती हैं, कौन सी पावर नहीं होती हैं, वो डिस्कस किया गया। चलिए अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है शांति निकेतन के बारे में। यूपीएससी ने 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो शांति निकेतन दोस्तों ऑब्वियस सी बात है यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज भारत के पास में टोटल 44 कितनी 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप आपको पता होगा उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है पिछले साल 2025 में जून के महीने में। तो पिछले साल का वही है। आगे मैं आपको बताता हूं अभी के समय पर यह शांति निकेतन अचानक से न्यूज में कैसे आ गया। कारण यह है एक स्प्रिंग फेस्टिवल यानी जिसको हम बसंत उत्सव कहते हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल के अंदर में यह बसंत उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल ट्रेडिशन की शुरुआत करने वाले हमारे नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और इस फेस्टिवल की शुरुआत, इस त्यौहार की जो नींव है वो विश्व भारती शांति निकेतन में ही रखी गई थी। तो अभी रिसेंटली चर्चाओं में आया जिसके कॉन्टेक्ट में शांति निकेतन आपको पढ़ना जरूरी है। एग्जामिनेशन में प्रश्न आप लोगों से बन सकता है क्योंकि दूसरी तरफ ये एक प्रकार का विश्व धरोहर भी है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन को 1901 में बनाया गया था बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की नींव रखी, इसको एस्टेब्लिश किया। ये वो जगह है जो ओरिजिनल तौर पे एक आश्रम के तौर पे बनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर के थ्रू। ये वो जगह है, ध्यान रखना, शांति निकेतन की नींव रखी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने बनाया। लेकिन किस जगह पे ये शांति निकेतन बनाया गया था? ये वो जगह है जहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी हैं, फादर थे उनके, देवेंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने वहां पे आश्रम बनाया था 1863 में और उन्होंने उसी जगह को नाम दिया था शांति निकेतन। तो वो ही नाम यहां पर इस्तेमाल करते हैं बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी और शांति निकेतन को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहां पर ये शांति निकेतन आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा पुराना हाउस यहां पर बनाया गया है शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थ्रू। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि भाई इसको डेवलप किया गया एज अ रेसिडेंशियल स्कूल, कला के लिए यहाँ पर इसको एज अ सेंटर बनाया गया। भारत के पुराने ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की बात की गई। और आज 1921 में क्या होता है, टैगोर जी ने इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की तरह एस्टेब्लिश किया कि ये भाई एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी होगी। इस तरीके से यहाँ पर इसको एक पहचान दी गई। बाद में और पहचान को बढ़ाने के लिए यूनेस्को की साइड से इसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। रिकॉग्निशन कैसा है? शांति निकेतन को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैंने बताया ना साल 2023 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया। तो ये 41वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। फिर 42वीं साइट मोइदम्स थे। मोइदम्स मतलब बाउंड मुरियल सिस्टम जो अहोम डायनेस्टी के हुआ करते थे। फिर 2025 में लास्ट ईयर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में कवर किया गया है। तो आज भारत की टोटल 44 कितनी 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 44 की 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसको आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन ये है। बाकी अभी जो 2025 का लेटेस्ट है वो महाराष्ट्र वाला आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में हमारे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। डन। चलिए जो भी बातें हैं उसको रिवाइज करना हो रिवीजन कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसको लेकर इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल सकता है। न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। भाई ईरान की इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स आज के समय पर चर्चाओं में है, यानी कि ईरान में किस किस जगह पर कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स हैं, किस किस पर्पस के लिए हैं। ये फोटो आपके सामने प्रेजेंट है। लेकिन क्वेश्चन इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग, क्यों चर्चाओं में ये? रीजन यह है क्योंकि ईरान की जितनी भी ये न्यूक्लियर साइट्स हैं ये सब दुनिया भर के अटेंशन में आ चुकी हैं कि वाकई में क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसी वजह की तो ये पूरी लड़ाई है, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये ईरान की सारी न्यूक्लियर साइट्स अचानक से न्यूज में क्यों आ गई। तो दोस्तों आपको सारी साइट नहीं करनी है याद,
2-3 साइट्स के नाम बता रहा हूँ, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। पहली साइट यहाँ पर ईरान की आती है नटांज, लिख लो नटांज, तो भाई बहुत दिनों से चर्चाओं में। नटांज मेन जगह है, कहाँ पर है ईरान में, ये देखो ईरान में ये है नटांज नामक जगह। और नटांज के अलावा चलो यहीं पे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं नटांज। नटांज के अलावा सेकंड जो जगह आपको देखने को मिल जाती है वो है फोर्दो। ठीक है, ये रहा फोर्दो। फोर्दो के बाद तीसरी जगह जो याद रखनी है वो है इस्फाहान। चौथी जगह जो आपने याद रखनी है वो है अरक। और पांचवी जगह आपको याद रखनी है वो है बुशहर। बुशहर ये रहा। अच्छा, बुशहर के बारे में कुछ खास बात है, ये आपको नटांज, फोर्दो, इस्फाहान, ये जितनी भी जगह आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी न्यूक्लियर एनरिचमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, या अराक की भी जब हम लोग बात करते हैं, ये सब न्यूक्लियर एनरिचमेंट से रिलेटेड हैं। देखो नटांज क्या है, मेन यूरेनियम एनरिचमेंट साइट। यहाँ पर 2 यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिसमें से यूरेनियम की प्योर फॉर्म को अचीव कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। फिर फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये डीपली बरीड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, ज़मीन में नीचे की साइड में यहाँ पर इसको बनाया गया है। फिर उसके बाद बुशहर की बात करेंगे, ये बहुत काम की है। बुशहर कोई न्यूक्लियर साइट नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी नहीं हो रही है। बुशहर दोस्तों ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, ऑपरेशनल पावर रिएक्टर, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में। समझ गए, ये है काम की चीज़ जो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ईरान का इकलौता न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, बुशहर रिएक्टर, जिसको रशिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ईरान ने बनाया था। बाकी जितने भी इस्फाहान है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पता है क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सारे ऑप्शंस आपस में मिला दिए जाएंगे। नटांज, अराक, इस्फाहान, बुशहर, फोर्दो, इसमें से पूछेगा बताओ न्यूक्लियर मेन साइट्स कौन कौन सी हैं। आप कहोगे ये तो सारी हैं, ऑल ऑफ द अबव। सारी न्यूक्लियर साइट्स नहीं है इसमें। यहाँ पर जो बुशहर रिएक्टर है ये ईरान का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है ईरान की। ठीक है, ये है काम की इंफॉर्मेशन। आगे आते हैं, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं आज के सेशन से, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि लास्ट में टेस्ट होगा, इन सब के आंसर्स आपने देने हैं और उसके बाद में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर्स मेंशन करने हैं। सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने ज़रूरी हैं, कंपलसरी हैं। पता चलेगा कौन कौन लोग डेली बेसिस पे सेशन के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना सभी ग्राम पंचायत को भारत के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने इंप्लीमेंट किया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इसको फंड करा गया है थ्रू डिजिटल भारत निधि, जिसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को रिप्लेस कर दिया था। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1, 2 एंड 3, या फिर डी 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, सेकंड वाला स्टेटमेंट शायद मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है ना, पढ़ाया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बाकी अब बताएं यहां पर आंसर इसका क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है रिगार्डिंग द व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि व्हाइट फॉस्फोरस ये आग पकड़ता है हवा में, स्पेशली जो टेम्परेचर है जब 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि जो ये व्हाइट फॉस्फोरस है इसको आज मिलिट्रीज भी इस्तेमाल करती हैं, स्मोक स्क्रीन्स के तौर पे, या कह सकते हैं एज अ वेपन्स के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये कंप्लीटली हार्मलेस होता है टू द ह्यूमंस व्हेन इनहेल्ड। इंसान इसको अगर सांस लेकर अंदर खींच भी ले तो इंसान के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ना अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खैबर शेखमन मिसाइल। अब खैबर शेखमन मिसाइल आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो इस मिसाइल को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान के थ्रू डेवलप करा गया है। सेकंड कहता है ये मिसाइल खुराम शहर मिसाइल फैमिली को बिलोंग करता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये मिसाइल का जो टोटल रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, मोर देन 1000 किलोमीटर। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1, 2 एंड 3, या फिर डी 2 एंड 3 ओनली। बताएं दोस्तों कौन सा आंसर करेक्ट है।
फिर आपके सामने एक और छोटा सा क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेकर। ठीक है, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। सेकंड, ये जो बॉडी है एनसीआरबी, ये एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंदर में एस्टेब्लिश करी गई थी। तो बताएं दोस्तों दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान इज नोन फॉर हाउसिंग द कंट्रीज ओनली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ये 4 जगह हैं ईरान की, इन चारों में से वो कौन सी जगह है जो इकलौती न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के लिए ईरान में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए नटाज, बी फोर्दो, सी बुश शहर या फिर डी इराक। तो यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर आप सभी लोगों ने देना है। आज के सेशन में इतना ही, और इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है। आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं। मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।